हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सनी दिया एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इकोनॉमी सीरीज में, जो स्पेसिफिकली एसएससी एग्जामिनेशन के लिए क्रिएट की गई है। राइट, इसके पहले वाली वीडियोस में हमने कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। हमने व्हाट इज इकोनॉमी समझा, फिर उसके बाद में हमने दो वीडियो देखी कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से, हमने डिमांड को समझा। आज हम एक कॉइन का दूसरा साइड देखेंगे, दैट इज द प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से डिमांड में क्या क्या चीजें मैटर करती है। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा, जहां पे हमने समझा कि जितनी ज्यादा प्राइस बढ़ती जाएगी उतना डिमांड कम होता जाएगा। सो दैट इज फ्रॉम द कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। आज हम प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं कि जितनी ज्यादा प्राइस बढ़ रही है, क्या उतना ज्यादा सप्लाई बढ़ रहा है। राइट, सो दैट मीन्स कि कंज्यूमर पर्सपेक्टिव में जब हमने डिमांड समझा था तो वहां पे प्राइस और डिमांड का एक इनवर्स रिलेशन था। आज प्राइस और सप्लाई का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। राइट, सो दैट मीन्स कि हम आज की वीडियो में सप्लाई के बारे में समझेंगे, हम व्हाट इज सप्लाई समझेंगे, हम सप्लाई का लॉ क्या है समझेंगे। एंड जस्ट लाइक डिमांड में हमने जैसे समझा था, वैसे ही हम सप्लाई में भी अजम्पशन ऑफ सप्लाई समझेंगे, हम एक्सेप्शंस ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई भी समझेंगे। राइट, तो ये सभी चीजें हम यहाँ के समझेंगे। सो कहने का मतलब क्या है कि आज की इस वीडियो में हम डेफिनेशन के साथ कई सारी चीजें समझेंगे जो हमारे सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम समझ रहे हैं व्हाट इज सप्लाई। राइट, कि सप्लाई क्या होता है। तो सप्लाई का मतलब ये होता है कि आप एक क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूं कि मैं बहुत सारी वीडियोस बनाना चाहता हूं। सो दैट मीन्स ये क्या कर रहा हूं, मैं मेरा एक गुड्स और सर्विस जो है, दैट इज टीचिंग सर्विस है, वो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं। सो दैट मीन्स मैं जितनी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूं उतना ज्यादा मैं सप्लाई कर रहा हूं। बट यहां पे कैसा होता है कि सप्लाई को मैं कह रहा हूं कि सप्लाई में सिर्फ गुड प्रोड्यूस करना नहीं है या सर्विस प्रोड्यूस करना नहीं है, बट वहां पे है कि आप जो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, यू आर विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस। दैट मीन्स कि जिस प्राइस पे आप मेरे को प्राइस दोगे और उस प्राइस पे मैं आपको वीडियोस देता जाऊंगा, वो प्राइस में विलिंगनेस होनी चाहिए। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज है कि विलिंगनेस के साथ मेरी एबिलिटी भी होनी चाहिए। अब आज मैं चाहता हूं कि मेरे को जो प्राइस मिल रहा है, वो प्राइस में मैं चाह रहा हूं कि मेरे को 10 वीडियो बनानी है रोज की। बट क्या 10 वीडियो बनाना मेरी एबिलिटी है? क्योंकि सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड करना है। वो रिकॉर्ड करने के लिए मेरे को 10 वीडियो का पढ़ना है। तो क्या मैं इतना ज्यादा केपेबल हूं कि मैं रोज की 10 वीडियो बना पाऊं? सो दैट मीन्स कि सप्लाई बढ़ाना सबका ऑब्जेक्टिव है, बट वो सप्लाई बढ़ाने के लिए आपकी ये दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, दैट इज द विलिंगनेस एंड ऑल्सो द एबिलिटी। जैसे हम कह रहे हैं कि स्मार्टफोन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं मार्केट में, अलग अलग कंपनीज के बढ़ गए। अब अलग अलग कंपनीज के क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि लोग 1.5-2 लाख के आईफोन खरीद रहे हैं। सो दैट मीन्स कि प्राइस बढ़ रही है और लोग डिमांड भी कर रहे हैं, तो लोग फिर सप्लाई बढ़ा रहे हैं, तो प्रोड्यूसर फिर सप्लाई बढ़ा रहे हैं। अब आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि स्मार्टफोन में अलग अलग क्राइटेरिया सेट हो चुके हैं कि 1.5 लाख वाला ग्रुप अलग हो गया, लाख रुपए वाला ग्रुप अलग हो गया, 50,000 वाला ग्रुप अलग हो गया, 25,000 वाला ग्रुप अलग हो गया। तो ये सब ने अपना अपना मार्केट पकड़ रखा है। तो ये सारा प्रोड्यूसर का है। राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है कि प्राइस जो है, सप्लाई जो है, वो हमेशा ये दो चीजों का मिक्सअप है, दैट इज द विलिंगनेस एंड द एबिलिटी। अब ये विलिंगनेस और एबिलिटी, ये दोनों को एक पावरफुल फोर्स है जो डोमिनेट करता है, दैट इज द प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, सो दैट मीन्स कि मैं आपको वीडियो दे रहा हूं दिन की 3, आपने एक प्राइस दिया मेरे को, मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, और वो प्राइस पे मेरा विलिंगनेस भी आया और मेरा एबिलिटी भी आया है। बट अगर 1 महीने बाद मेरे को पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा जितना मेरा लेबर जा रहा है, तो मेरा विलिंगनेस कम हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि मैं आपसे ज्यादा प्राइस मांगूंगा तो ही मैं आपको सप्लाई करूंगा। तो ये एक मेजर चीज होता है कि विलिंगनेस और एबिलिटी को कौन सी चीज डोमिनेट करती है, दैट इज द प्रॉफिट मोटिव। सो प्रोड्यूसर जो है वो मार्केट में क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि उसे प्रॉफिट कमाना है, सिंपल। उसको समाज सेवा से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। ओके, तो यहां से हमने समझ लिया कि सप्लाई क्या होती है। सप्लाई एक वो क्वांटिटी होती है जो प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट अ गिवन प्राइस, कि जो प्राइस दी गई है उस पे वो विलिंगनेस है कि हाँ मैं इसको बेचूंगा। राइट, तो वो क्वांटिटी को सप्लाई कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमें लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में समझना है। ये बेसिक सी डेफिनेशन है। तो लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे लॉ ऑफ डिमांड जैसे हमने समझा था, उसमें क्या समझा था कि विद इंक्रीज इन प्राइस दिस डिक्रीज इन डिमांड।
कि जितना ज्यादा प्राइस बढ़ा दोगे उतना ज्यादा डिमांड कम हो जाएगा। दैट वाज फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव है, तो अगर हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ ऑफ सप्लाई समझते हैं तो इसके अंदर हम कहेंगे अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट एज द प्राइस ऑफ द गुड राइजेस द क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस, कि जितना ज्यादा एक गुड का प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा मार्केट में सप्लाई बढ़ता जाएगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, जितना ज्यादा प्राइस कम हो जाएगा उतना ज्यादा सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव कम हो जाएगा, राइट, रेवेन्यू कम हो जाएगा। इसलिए तो लॉ ऑफ सप्लाई में हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या देखा था कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा। वेयर एज लॉ ऑफ सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ा, प्राइस कम हुआ सप्लाई कम हुआ। सो दैट मीन्स कि यहां पे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एज वेल एज दी सप्लाई। एंड थर्ड चीज है कि ये नॉर्मल गुड्स पे अप्लाई होता है, जस्ट लाइक लॉ ऑफ डिमांड। जैसे लॉ ऑफ डिमांड हमने देखा था नॉर्मल गुड्स पे अप्लाई होता है, वैसे लॉ ऑफ सप्लाई भी नॉर्मल गुड्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई हमारी लॉ ऑफ सप्लाई की। अब इसको हम थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझते हैं कि दैट व्हाई सप्लाई राइजेस, कि सप्लाई क्यों बढ़ रही है जब प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा और उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्योंकि प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं कि अगर आपने मार्केट में प्राइस बढ़ा दी है तो प्राइस बढ़ने से क्या हो रहा है कि वहां पे प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ने से क्या होगा कि वहां पे प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वो कंपनी जो है वो और प्रोड्यूस करना चाहेगी, राइट, वो और प्रोड्यूस करना चाहेगी। इन द सेंस मैं कह रहा हूं कि अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो कंपनी को कई सारी चीजों की एनकरेजमेंट होगी, ओके। तो क्या चीजों की एनकरेजमेंट होगी वो हम समझते हैं। ओके, कुछ चीजों की एनकरेजमेंट होगी। जैसे सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि एनकरेजमेंट में कहा जाएगा कि अगर प्राइस बढ़ रही है प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम और ज्यादा रॉ मटेरियल्स यूज करेंगे, ठीक है, कि हम और ज्यादा रॉ मटेरियल लेंगे, मैं और ज्यादा रॉ मटेरियल पे खर्चा करूंगा एज अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। फिर दूसरी चीज जो आ जाएगी कि वहां पे जो काम कर रहे हैं वो ओवर टाइम करेंगे, ओवर टाइम काम करना लोग शुरू कर देंगे, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया है, राइट, रेवेन्यू ज्यादा दिख रहा है। फिर थर्ड चीज आ जाएगी कि यहां पे दे विल हायर मोर वर्कर्स, क्योंकि ओवर टाइम काम करना है तो और वर्कर को हायर कर लेंगे वो, ठीक है, और वर्कर को हायर कर लेंगे। एंड फोर्थ चीज हम कह रहे हैं कि और क्या चीज की एनकरेजमेंट मिलेगी कि एट द एंड ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं हम, टू इंक्रीज दी प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जब आपका प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ने से आप क्या करोगे, और रॉ मटेरियल लोगे, आप ओवर टाइम वर्क करोगे, आप और वर्कर्स को हायर करोगे, एंड एट द एंड आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये सब चीजों से क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसका एक्सपांशन होगा, कि यहां पे एक्सपांशन हो रहा है। तो कहानी सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हो रही है, एक्सपांशन के साथ जो इतना ज्यादा प्रॉफिट देखते हैं तो नई फर्म्स आने की कोशिश करती है मार्केट में, क्यों, बिकॉज सप्लाई इज ऑलवेज इंसेंटिव ड्रिवन, कि जितना ज्यादा आप मार्केट में चीजें सप्लाई करोगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको बेटर तरीके से समझते हैं, जैसे डिमांड और सप्लाई दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जो डिमांड में हमने क्या देखा, डिमांड में हमने देखा कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन डिमांड एंड प्राइसेस, कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं कह सकता हूं कि डिमांड को कौन ड्राइव करता है, डिमांड वाज ड्रिवन बाय सेटिस्फैक्शन, कि ये जितना ज्यादा मेरे को सेटिस्फैक्शन होगा उतना मैं डिमांड करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं यूटिलिटी, ओके, सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी। तो ये दो चीजें हैं जो डिमांड को ड्राइव कर रही है। वेरेज अगर मैं सप्लाई को देख रहा हूं कि सप्लाई को क्या चीजें ड्राइव कर रहा है, एनी गैसेस, क्या आप गैस कर सकते हैं कि सप्लाई को क्या चीजें ड्राइव कर रही है? तो सप्लाई को जो मेन चीज ड्राइव कर रही है दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, कि वो सप्लाई कर ही क्यों रहा है, वो पैसा कमाने के लिए कर रहा है, वो डिमांड कर ही क्यों रहा है, क्योंकि वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है। तो जब सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिट ये दोनों मिलते हैं तब जाके इकोनॉमी में ग्रोथ होता है, ठीक है। तो यहां से हमें क्लैरिटी मिल गई है, हमने बेसिक चीजें समझ ली है,
ठीक है, तो जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड के देखा था, तो वैसे ही हम यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्मेट में देखते हैं कि जब प्राइस 10 रुपए है तो वहां पे क्वांटिटी सप्लाइड 1 है, जब प्राइस 20 रुपए हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड 2 हो गई, जब प्राइस 30 रुपए हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड 3 हो गई, जब प्राइस 40 रुपए हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड 4 हो गई। अब इसी को ही हम ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हम क्वांटिटी सप्लाइड को एक्स एक्सिस पे रखा, प्राइस को वाई एक्सिस पे रखा, तो मैं कह सकता हूं कि जब 10 रुपए की प्राइस है तो 1 रुपए का क्वांटिटी सप्लाइड हो रहा है, जब 20 रुपए की प्राइस है तो 2 क्वांटिटी सप्लाइड हो रहा है, जब 30 रुपए की प्राइस है तो 3 क्वांटिटी सप्लाइड हो रहा है, जब 40 रुपए की प्राइस है तो 4 क्वांटिटी सप्लाइड हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती गई। बट डिमांड कर्व में हमने क्या देखा था, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था वैसे वैसे डिमांड कम हो रही थी, राइट। तो यहां पे सप्लाई कर्व गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेयर डिमांड कर्व वाज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, कि ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है, और डिमांड कर्व था जो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा था। ओके, तो यहां से हमें ये चीज की क्लैरिटी मिल गई है। अब जो चीज हमें समझनी दैट इज देयर आर सर्टेन अजम्पशंस, कि यहां पे अजम्पशंस किया जाता है। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी देखा था कि ये टर्म के बारे में देखा था, दैट मीन्स कि एवरी अदर थिंग्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो कौन कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ इनपुट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कांस्टेंट रहना चाहिए तो ही लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल हो पाएगा। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया तो उससे गुड्स का प्राइस बढ़ा, बट उससे जो कॉस्ट है वो बढ़ गया। यानी कि एक प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि प्राइस का गुड बढ़ा, वो क्यों बढ़ा? क्योंकि कॉस्ट बढ़ गया। डिमांड कम हुई या फिर डिमांड ज्यादा हुई, उससे नहीं बढ़ा है ये, ठीक है। फिर है कि जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है वो अनचेंज रहनी चाहिए। दिस इज द सेकेंड एजम्पशन, कि अगर अचानक से एआई आ गया, अब एआई ने आके कुछ अलग ही चीजें सप्लाई करने लग गया, तो उस पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो वो एजम्पशन इसके अंदर नहीं आएगा। थर्ड एजम्पशन है कि देयर शुड बी नो चेंज इन टैक्सेस और सब्सिडीज, की सब्सिडीज और टैक्सेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। सो दिस इज द थर्ड एजम्पशन। फोर्थ एजम्पशन है कि जो टाइम फॉर प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट होना चाहिए, कि जितना, क्योंकि एक चीज जैसे ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, ये वीडियो भले ही मैं आपको 15-20 मिनट में आपको समझ आ जाएगा, बट ये मेरे को बनाने में 2 घंटे लगा, ठीक है। कंटेंट पढ़ना, उसको ऑर्गेनाइज करना, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाना ताकि इंगेजिंग रहे, और आप ये वीडियो एंड तक देखो, दैट इज अवर मेन ऑब्जेक्टिव, राइट। तो दैट टेक्स टाइम, तो वो टाइम जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए प्रोडक्शन का, तो ही लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो पाएगा, राइट। तो जस्ट लाइक एजम्पशंस देयर आर आल्सो एक्सेप्शंस, जो लॉ ऑफ डिमांड में भी थे। अब एक्सेप्शंस कैसा है कि सबसे पहला एग्रीकल्चरल गुड्स है। अब एक चीज समझो कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है और जो फॉरेन कंट्री में इन्फ्लेशन है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। कि फॉरेन कंट्री में इन्फ्लेशन कब होता है? जब डिमांड बढ़ती है, वेयर इंडिया में इन्फ्लेशन कब होता है? जब सप्लाई कम हो जाती है। कि अगर मॉनसून कम हो गया, लेट्स से अगर मॉनसून कम हो गया, तो मॉनसून कम होने से क्या होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो गया। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई कम होगी, तो अब फल फ्रूट का अगर सप्लाई कम होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। सो दिस इज व्हाट एक्सेप्शन, कि यहां पे प्राइस बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि सप्लाई कम थी। अगर सप्लाई ज्यादा होती तो प्राइस बढ़ता ही नहीं, तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो यहां पे एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा। सो दिस इज एन एक्सेप्शन एग्रीकल्चर गुड्स में, कि अगर एग्रीकल्चर गुड्स का प्राइस ही क्यों बढ़ा इन द फर्स्ट टाइम में प्राइस ही क्यों बढ़ा? क्योंकि सप्लाई कम थी। अगर सप्लाई उतना होता तो प्राइस उतना बढ़ता ही नहीं, ठीक है। तो अगर सप्लाई ऑलरेडी कम है और प्राइस बढ़ गया है, प्राइस बढ़ा ही क्यों है? सप्लाई कम है। तो अगर इसको और सप्लाई बढ़ानी है तो वो तो बढ़ा ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसकी नेचर की लिमिट आ गई है, राइट। और अगर ये सप्लाई बढ़ा देगा तो प्राइस कम हो जाएगा। सो दिस इज एन एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन इज द पेरिसेबल गुड्स, कि वो गुड्स जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कि अगर आप उसको आज नहीं बेचोगे तो कल परसों में तो उसको बेचना ही पड़ेगा, भले ही आप लो प्राइस पे बेचो। सो दैट मीन्स कि यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। थर्ड है आर्टिस्टिक गुड्स, कि एमएच हुसैन की एक पेंटिंग है, ओके, एमएच हुसैन की पेंटिंग है जो बहुत वैल्यूएबल थी, तो एक ने किसी ने परचेज कर ली, अब दूसरी पेंटिंग परचेज करनी है तो वो तो नहीं बन सकती ना, क्योंकि वो आर्टिस्ट ने बनाई थी। अब वो आर्टिस्ट है नहीं है, so that is the limitation, okay। so वहां पे अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा कम है। फिर लास्ट आ जाता है इमरजेंसी सेल्स, कि आप इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी सेल करते हो, लाइक कोविड-19 में जो था, सो दैट इज मतलब कोविड-19 में सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया था, सो दैट इज नॉट
आई मीन दैट विल बी एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. ओके, सो कहने का मतलब ये है कि समटाइम्स सप्लाई डजंट इंक्रीज विथ प्राइस, कि जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे सप्लाई नहीं बढ़ेगी, ये 4 सिनेरियो में नहीं बढ़ेगी. सो दिस इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई. ठीक है, सो आई होप आप लोग को काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी. तो बस उसका बेसिस पे ये आंसर दे दीजिए. द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट, कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है, प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई कम होगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, या प्राइस बढ़ेगी या सप्लाई बढ़ेगी, या फिर कोई भी रिलेशन नहीं है. ठीक है, इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. एक और सवाल है कि विच इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, कि लॉ ऑफ सप्लाई में इसमें से कौन सा एक्सेप्शन है. क्या फैक्ट्री मेड टॉयज आर द एक्सेप्शन, टोमेटोज जो पेरिशेबल है वो एक्सेप्शन है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सेप्शन है, या मोबाइल फोन्स एक्सेप्शन है. इसका आंसर प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए. ओके, एंड देन द लास्ट इज द फाइनल समरी. अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है लॉ ऑफ सप्लाई में बिटवीन प्राइस एंड द सप्लाई, और जब सप्लाई इंक्रीज होती है विथ प्राइस ड्यू टू प्रॉफिट मोटिव, कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे चलता है. और ग्राफ में हमने देखा कि जो सप्लाई कर्व है इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज अपोजिट टू डिमांड कर्व. ठीक है, इसके अगली वीडियो में हम देखेंगे मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, कि सप्लाई कर्व में किस तरीके से शिफ्ट आता है. ओके, सो आई होप आप लोग को काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी. इन द कमिंग वीडियो विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल. थैंक यू.